हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मगध महाजनपद के आरंभ से अंत तक के सफर में। इस सफर के ऑलरेडी एपिसोड 3 तक मैं बता चुका हूँ। आपको अगर एपिसोड 3 देखना है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। और आज एपिसोड 4 जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इसमें हम जानेंगे महापद्मानंद यानी नंद वंश की स्थापना से लेकर नंद वंश की अंत तक हुए सभी कार्यों के बारे में। दोस्तों, एपिसोड 4 में हम जानेंगे कि किसने किया था नंद वंश की स्थापना, कौन था नंद वंश के सबसे शक्तिशाली राजा, क्यों कहा जाता है महापद्मानंद द्वितीय परशुराम। साथ ही दोस्तों, हम सिकंदर के बारे में भी थोड़ा बहुत जानेंगे, क्योंकि सिकंदर ने नंद वंश के समय ही मगध पर आक्रमण करने का प्रयास किया था। कौन था नंद वंश का वह शासक जिसने चाणक्य का किया था अपमान, और किसने किया नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद का अंत। दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में आज बहुत सारी जानकारियां आपको मिलने वाली हैं। चलते हैं कहानी के उस पड़ाव पर जहां शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन का अंत होता है। ये कहानी है 345 ईसा पूर्व की, जब शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन का अंत महापद्मानंद अपने हाथों से कर और फिर नंद वंश की स्थापना करते हैं। महापद्मानंद एकमात्र ऐसा शासक थे जिन्होंने भारत के कई राजाओं को अपने अधीन किया, अपने सैन्य बल को मजबूत किया, अपनी सीमाएं भी मजबूत की। इसलिए महापद्मानंद को इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कहा जाता है। महापद्मानंद को भार्गव भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है क्षत्रियों का विनाश करने वाला। इन्हें दूसरा परशुराम भी कहा जाता है। इनके शासन काल में मगध अत्यंत शक्तिशाली साम्राज्य बना। इनके समय मगध का विस्तार गंगा घाटी के सीमाओं से दक्षिण में विंध्याचल पर्वत तक फैला हुआ था। दोस्तों, महापद्मानंद ने कलिंग भी जीता था, मगर पूरी तरह अपने अधीन नहीं कर पाया था। इनके प्रधानमंत्री का नाम राक्षस था, जो अत्यंत ज्ञानी और बुद्धिमान थे। महापद्मानंद के कार्यकाल 345 ईसा पूर्व से 329 ईसा पूर्व तक रहा। उसके बाद महापद्मानंद की मृत्यु हो जाती है। उनके मृत्यु का कारण इतिहास में स्पष्ट नहीं है, इसके कारण मैं नहीं बता पाऊंगा। महापद्मानंद के मृत्यु के बाद उनके पुत्र उग्रसेन नंद मगध की गद्दी पर बैठता है। दोस्तों, उग्रसेन का कार्यकाल ज्यादा लंबा नहीं होता है, क्योंकि घनानंद जब बड़ा होता है, जो कि महापद्मानंद का अंतिम पुत्र था और सबसे छोटा। दोस्तों, घनानंद उग्रसेन की हत्या कर मगध की गद्दी पर बैठ जाता है। घनानंद मगध की गद्दी पर 325 ईसा पूर्व में बैठता है और मगध का सम्राट बनता है। दोस्तों, अगर घनानंद की बात करें तो घनानंद इस वंश का अंतिम शासक था, जो बहुत ही क्रूर और लालची था। इसे धन इकट्ठा करके रखने में बहुत आनंद आता था, जिस वजह से इसे धन संग्रही कहा गया। ये इतना अत्याचारी था कि मगध की जनता और आसपास के सभी राजा इससे बहुत भयभीत रहते थे। ये बहुत स्वार्थी था, अपने लाभ के लिए किसी को भी मार सकता था। इसके ही शासनकाल में मैसेडोनिया के सम्राट फिलिप का पुत्र अलेक्जेंडर बाद में सिकंदर नाम से जाना गया। उसने कई देशों को जीतने के बाद भारत पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात होती है तक्षशिला के राजा अम्बिराज से। उसने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली, मगर उसके बाद सिकंदर झेलम नदी पार कर पंजाब पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात पंजाब के सम्राट पोरस से होता है। जब सिकंदर झेलम नदी को सेना सहित पार कर पंजाब आता है, तब पोरस उसकी अधीनता स्वीकार न करके उसे युद्ध के लिए चुनौती देता है, और झेलम नदी के किनारे पोरस और सिकंदर में युद्ध होता है। इस युद्ध को हाइडेस्पिज या झेलम युद्ध के नाम से जाना गया। दोस्तों, इस युद्ध में सिकंदर जीत गया और पोरस हार गया। ऐसा नहीं था कि पोरस कमजोर शासक था, उनकी सबसे बड़ी मजबूरी थी कि उनके साथ पंजाब के जनता और सेना के अलावा और कोई साथ नहीं दिया था। लेकिन सिकंदर के साथ उसके पूरे विश्व के फौज थे। फिर भी पोरस ने हार नहीं माना और कई महीनों तक सिकंदर को झेलम नदी पार करने से रोक रखा। और जब सिकंदर ने पोरस को पकड़ लिया, तब सिकंदर ने पोरस से पूछा, बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए। तब पोरस कहता है कि जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करते हैं, ये सुन और पोरस की बहादुरी देख। जो विश्व विजेता था, उसने पोरस से दोस्ती की और अपने तलवार को पोरस के सामने रख दिया, पोरस के क्षेत्र को वापस किया और फिर आगे बढ़ा मगध की ओर। अब उसे ब्यास नदी को पार करना था, क्योंकि तभी वो मगध तक पहुंच पाएगा।
दोस्तों सिकंदर की सेना काफी ज्यादा थक गई थी और व्यास के रौद्र रूप देखकर उसकी सेना ने व्यास नदी पार करने से मना कर दिया, मगर सिकंदर फिर भी हार मानने को तैयार नहीं था। लेकिन जब मगध के शक्तिशाली और विशालतम फौज के बारे में सुना तो उसकी सेना और भयभीत होकर पीछे जाने लगी। और ये सच्चाई भी था कि मगध पर 326 ईसा पूर्व जब घनानंद का शासन था, उस समय मगध में लगभग 2 लाख पैदल, 20,000 घुड़सवार और 2,000 रथ, साथ ही 3,000 हाथी का फौज था। मगध के सेना के बारे में जानकारी क्रूटियस के बुक हिस्टोरिक अलेक्जेंडी मैग्नी से मिलता है। इसके बाद सिकंदर वहीं से मैसेडोनिया के लिए लौट जाता है, मगर रास्ते में डायरिया होने के कारण सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। और उधर पोरस की हत्या सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर और आम्बी कुमार मिलकर पोरस की हत्या कर देते हैं। ये सभी बात जब विष्णुगुप्त अर्थात आचार्य चाणक्य को, जो तक्षशिला के आचार्य थे और बाद में अर्थशास्त्र की रचना की, जिनका जन्म आज के पाकिस्तान के तक्षशिला में हुआ था, जब उन्हें पता चलता है तब वह मगध के सम्राट घनानंद से मिलने के लिए चल देते हैं। मगर उन्हें नहीं पता था कि घनानंद तो सिकंदर से भी ज्यादा खतरनाक और क्रूर है। आचार्य चाणक्य जब मगध पहुंचते हैं तब देखते हैं कि मगध जैसे महान साम्राज्य का राजा मदिरा पान और नाच गाना में व्यस्त है। फिर भी आचार्य चाणक्य कहते हैं कि उधर भारत में विदेशी आक्रमण हो रहे हैं और विदेशी लोग भारत में कब्जा करने लगे हैं। लेकिन घनानंद उनकी बातों को मजाक बनाता है। फिर भी चाणक्य शांत रहते हैं और कहते हैं कि अभी भी समय है, भारत को गुलाम बनने से बचा लीजिए। मगर घनानंद कहता है, अब तू मुझे सिखाएगा कि हम क्या करें और ना करें। मैं क्यों करूँ उससे लड़ाई? उसने मगध पर आक्रमण नहीं किया है, जा तू बचा ले अपनी भारत को। और घनानंद चाणक्य की शिखा को खोलकर उन्हें अपमानित करके महल से बाहर कर दिया। तभी आचार्य चाणक्य क्रोधित हो जाते हैं और हाथ में जल लेकर शपथ लेते हैं कि घनानंद, आज तूने शिखा खोलकर एक ब्राह्मण का अपमान किया है। मैं आज शपथ लेता हूँ कि जब तक मैं तुझे इस सिंहासन पर से हटाकर एक अच्छे राजा को न बैठा दूं, तब तक मैं अपना शिखा नहीं बांधूंगा। दोस्तों आचार्य चाणक्य के एक शपथ ने भारत को अखंड बनाया और एक सूत्र में जोड़ा, पूरे भारत का केंद्र बिंदु मगध बनाया। वहीं मगध, जो कभी एक शहर पटना तक सीमित था, वो आज पूरा आर्यवर्त का केंद्र बना। उसके बाद चाणक्य ने एक बेहतरीन राजा की तलाश शुरू कर दी। तभी उनकी मुलाकात चंद्रगुप्त मौर्य से हुई, जो पिपली वंश का राजकुमार मगर घनानंद के कारण दास की जिंदगी जी रहा था। आचार्य ने उसको शिक्षा, तलवारबाजी, कूटनीति जैसे कई ज्ञान दी। आगे चलकर यही चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद को पराजित कर मार देता है और 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना करता है। दोस्तों नंद वंश के समय मगध का बहुत ज्यादा विस्तार हुआ। मगध लगभग पूरे भारत के 50% एरिया को नंद वंशों ने अपने अधीन कर लिया था। अगर नंद वंश की जानकारी के बारे में अगर पता करें तो यह पुराणों से, बौद्ध धर्म के ग्रंथों से और भी कई सारे ग्रंथ है जिससे इनकी जानकारी हमें मिलती है। इनका कार्यकाल लगभग 40 से 45 वर्ष तक रहा होगा। दोस्तों एपिसोड 4 में मैंने बहुत सारी जानकारियाँ आपको दे दी, मगर इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी और एक महान सम्राट की गाथा जो कभी न किसी से पराजित हुआ, जिसको झुका दे ऐसा कोई योद्धा नहीं था। एक ही वंश में दो ऐसे महान सम्राट की गाथा लेकर आ रहा हूँ एपिसोड 5 में, देखना ना भूले।